नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात अलवर की करेंगे। अलवर में फायरिंग के चलते सनसनी मच गई है। बजाज एजेंसी में गोली चली है। एजेंसी मालिक को बदमाशों ने गोली मार दी। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। 2 लोगों को गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सीसीटीवी जो सामने आया है उसमें संदिग्ध भागते हुए नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर दिल्ली जयपुर हाईवे के पास की ये पूरी घटना है। फायरिंग का एक और मामला धौलपुर का। धौलपुर में एक भांजे ने मामा को गोली मार दी। फायरिंग में मामा जख्मी हो गया है। पुलिस ने इसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। गंभीर हालत, शुरुआती तौर पर हालत गंभीर बताई जा रही है। और इसके बाद ये पूरा मामला बाड़ी डांग बसई थाना इलाके के पुदीना गांव का है। बाड़मेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 50,000 की घूस लेते पीसी पीएनडीटी समन्वयक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएमएचओ के लिए यह घूस ले रहा था। एसीबी सीएमएचओ ऑफिस में यह कार्रवाई की गई है। एसीबी एएसपी रामनिवास सुंडा के निर्देशन पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। तो बाड़मेर में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 50,000 की घूस लेते पीसीपीएनडीटी समन्वयक गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीएमएचओ के लिए ये घूस ले रहा था और उसी दौरान इसे पकड़ लिया गया। एसीबी एएसपी रामनिवास सुंडा के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई हुई है। इधर सीकर के बाल सुधार गृह से 8 बाल अपचारी फरार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें 4 झुंझुनू जिले के हैं, 3 सीकर के रहने वाले हैं। इनके साथ साथ नेपाल का भी एक अपचारी बालक फरार हुआ है। फरार होने के बाद पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी तो कर दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। इसमें अधिकारियों की भी पूरी लापरवाही सामने आई है। पुलिस का यह कहना है कि दिन में इस तरह की चेतावनी दी गई थी, बावजूद इसके इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा गया है। मैं पिछले 6 महीने से इस बाल सुधार गृह में गार्ड की ड्यूटी पर हूं और शाम को तकरीबन 7:20 के लगभग बच्चा कपड़ा सुखाने बाहर आया, तो वापस कपड़े सुखा के जब वो वापस अंदर में चैनल गेट को खोला और अंदर करने जा रहा था, तभी पीछे से 7 लड़के भाग के आए और मेरे धक्का दिया और मेरे जो साथी गार्ड थे वो अंदर थे, वो बाहर आ रहे थे, उनके धक्का दिया और आंखों की तरफ मिर्ची फेंकी और वो फरार हो गए। और इसके बाद में मैंने इसकी सूचना अपने अधीक्षक महोदय को दी। इधर दौसा में गैंगरेप और हत्या के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के दौरे और उनके बयानों पर राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने पलटवार किया। अर्चना शर्मा ने इस मामले में सर्किट हाउस में एसपी राजकुमार गुप्ता और जांच अधिकारी सत्यनारायण से प्रोग्रेस रिपोर्ट भी ली। इसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुई। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर आसीन पदाधिकारियों को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, यह गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा बीजेपी शासित राज्यों में होने वाले अपराधों के बाद मौके पर क्यों नहीं जाती हैं। ये घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी भी महिला के साथ कोई ऐसी दुखांतिका होती है तो पूरे समाज पर एक कलंक होता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जिस प्रकार से घटना घटी और उसके बाद पुलिस के संज्ञान में आया और प्रशासन तत्पर हुआ और उन लोगों को जो कि अपराधी थे उन्हें पकड़ा गया, मैं समझती हूँ कि राजस्थान सरकार की उस प्रतिबद्धता का परिचायक है जिससे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। थानागाजी घटना के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्ट्रिक्ट आदेश दिया था और उसके अक्षरशः पालन दौसा पुलिस ने किया है और उन अपराधियों को पकड़ा गया है। और अब खबर दौसा से। आपको बता दें कि बीते दिनों किडनैप हुआ छात्र अनमोल अरोड़ा घर वापस लौट आया है। पुलिस ने अनमोल को सीकर के खंडेला इलाके से दस्तयाब किया।
पुलिस पूछताछ में अनमोल ने बताया कि किडनैपर्स ने ना तो उससे और ना ही उसके परिजनों से पैसों की कोई डिमांड की, बल्कि अपहरण करने के बाद आरोपियों ने अनमोल को सीकर के खंडेला के एक होटल में भी रखा था। आपको बता दें, दौसा एसपी ने एसआईटी का गठन कर करीब 200 पुलिस के अधिकारी और जवानों को इसमें शामिल किया था। बताया जा रहा है कि इस अपहरण केस में करीब 5 से 6 आरोपी शामिल हैं। फिलहाल सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का प्रयास रहा, शुरू से ही बहुत अच्छा रहा। मेरे फ़ोन करने के तुरंत बाद ही पुलिस 5 मिनट के अंदर सक्रिय हो गई। उसके बाद में बांदीकुई में एसपी साहब भी पधारे, डीएसपी साहब भी पधारे, जो भी आला अधिकारी हैं वो पधारे। उसके बाद में आईजी साहब भी बांदीकुई में पधारे हैं, उन्होंने आकर के पूरी सिचुएशन की जानकारी ली है। उसके बाद आज सुबह 11 साढ़े 11 बजे कलेक्टर साहब भी इस जानकारी के लिए आए हैं और पूरा प्रशासन की तरफ से मुझे पूरा सहयोग मिला है। जितनी मुझे उम्मीद थी उससे कई गुना मुझे प्रशासन ने सहयोग दिया है। दोपहर करीब 1 बजे अनमोल अरोड़ा सन ऑफ श्री मनीष अरोड़ा कॉलेज से अपने घर जा रहा था। घर के पास में एक बेलेनो कार में सवार 5 बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। पुलिस के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। हमने हमारे एडिशनल एसपी साहब लालचंद जी कायल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। और अब खबर अलवर से। यहां तरबूज से भरा एक पिकअप वाहन बेकाबू होकर पलट गया। घटना बहरोड़ इलाके के दिल्ली जयपुर राजमार्ग संख्या 48 पर हुई। पिकअप पलटने के बाद जो ड्राइवर था वो केबिन में ही बुरी तरह फंस गया, लेकिन इंसानियत को भूलकर लोग घायल को बचाने के बजाय पिकअप से जो तरबूज गिरे उन्हें लूटने लगे। कुछ समय बाद कुछ मददगारों ने इस ड्राइवर को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें, पिकअप पलटने से हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। फिलहाल पुलिस ने पिकअप को हटवाकर हाईवे को फिर से सुचारू तरीके से शुरू करवा दिया है। तो मानवता पर मुफ्तखोरी कैसे भारी पड़ जाती है वो ये घटना बताती है। तरबूज लूटने की लोगों में होड़ मच गई। किसी ने ये तक नहीं देखा कि ड्राइवर किस हालत में है, उसे पहले बचाना चाहिए। ड्राइवर बुरी तरह से इस अपने केबिन में फंस गया था। हालांकि बाद में कुछ लोग और पहुंचे और उन्होंने किसी तरह इस ड्राइवर को बाहर निकाला। तो हाईवे इधर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा और जयपुर की टीम ने ठीकरिया टोल प्लाजा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का डोडा चूरा जब्त किया है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर 2 लोग ट्रक छोड़कर भाग निकले। नारकोटिक्स विभाग की टीम इस ट्रक को जब्त कर कोटा लेकर आई। तलाशी के दौरान इसमें से 4069 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा मिला है। इसकी बाजार कीमत है तकरीबन 1 करोड़। अधिकारियों में कहासुनी का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। अलवर में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों में कहासुनी हो गई। आरसीएचओ के खिलाफ बाकायदा बीसीएमएचओ ने एक केस भी दर्ज कराया है। नीमराना के बीसीएमएचओ डॉक्टर गजराज सिंह ने केस करवाया है। आरसीएचओ डॉक्टर अरविंद गेट, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर केपी सिंह समेत 6 लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जांच करने के लिए आरसीएचओ अरविंद गेट निरीक्षण के समय मौके पर मौजूद नहीं थे। बीसीएमएचओ गजराज दोनों अधिकारियों की बहस का इनके बीच फिर कहासुनी हुई, बहस हुई। इस बहस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ठीक है, आप उस दिन भी कह रहे थे
एक प्योर हॉस्पिटल का प्राइवेट का है, उसके साथ मैं कहता हूँ क्यों क्या हूँ आप वैक्सीन ठीक है ना? दोगे नहीं? मैं तो हूँ नहीं तो दूसरे मतलब नहीं आऊंगा उसके लिए फील्ड में यहाँ पे वापिस। आप अभी नहीं हो, आपके बाबू आते हाँ, हाँ, टाइम नहीं पे आते, आप क्यों? खुद हो नहीं, आप अरे कैसे रजिस्टर मेला लगा, कराया? आप घर में कोई मेला होता आप कैसी व्यवस्था कराओगे? पता है किस दिन को आप कहाँ भेजते हैं? पानी पीने की व्यवस्था थी, पानी पीने की व्यवस्था है। अब आप पानी की व्यवस्था आप सरकार की सुनो, आपने इनसे आप सरकार की वो है ना इज्जत तो मिट्टी। अजमेर के घुघरा गांव में देर रात मामूली कहासुनी को लेकर दो समुदायों में जमकर झगड़ा हो गया। 5 लोग घायल हो गए। इस झगड़े के दौरान दोनों तरफ से आगजनी भी की गई। इसमें 2 से 3 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई हैं। इस झगड़े की खबर मिलते ही सिविल लाइन पुलिस और कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। झगड़े में शामिल 9 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि घुघरा गांव में मेन रोड पर चाय की दुकान पर कुछ युवक चाय पीने आए थे। लौटते समय उनकी किसी से बहस हो गई और ये मामला आगजनी और मारपीट तक पहुंच गया। खबर उदयपुर से। उदयपुर में कार आग के गोले में तब्दील हो गई। उदयपुर में चलती कार में आग लगी। कार सवार पति पत्नी ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग से कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। सवीना थाना इलाके की ये पूरी घटना है। इधर जयपुर में भी आग ने तांडव किया है। मोहाना फल सब्जी टर्मिनल में भीषण आग लगी। मंडी परिसर से सी ब्लॉक की 4 दुकानों में आग लगी। दुकानों में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ। रसोई गैस सिलेंडर के विस्फोट से दुकानों की छत तक ध्वस्त हो गई है। हालांकि दमकलों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। अचानक आग लगने से मंडी परिसर में अफरा तफरी मच गई। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते, शुरुआती जो जानकारी मिली उसमें शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात सामने आई है। माह रमजान का आज आखिरी जुमा है। इस मौके पर राजधानी जयपुर में बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे और अमन चैन की दुआ मांगी। नगरी जयपुर की ऐतिहासिक जुमातुल विदा की नमाज आज राजधानी जयपुर के जौहरी बाजार में अदा की जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 42 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा इस तेज़ गर्मी में ये रोज़ेदार हैं जो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं। यहाँ पर बाकायदा जो जामा मस्जिद के इमाम हैं मुफ्ती सैयद अमजद अली, उन्होंने यहाँ पर नमाज पढ़ाई है। और जो रोज़ेदार हैं पूरे जौहरी बाज़ार के अंदर शुरुआत से लेकर के आखिर तक यहाँ पर बाकायदा जो जुमे की नमाज है वो अदा कर रहे हैं। हर साल यहाँ पर जुमे की नमाज में काफ़ी तादाद में रोज़ेदार पहुँचते हैं, लेकिन जो जुमातुल विदा की नमाज होती है वो ख़ास होती है, काफ़ी मायने रखती है। इस बार आप देखिए कि कोविड के 2 साल के बाद में जो हालात हैं, उन हालात के बाद में एक बार फिर से ये सामूहिक नमाज अदा की गई है, जिसमें जो जामा मस्जिद के इमाम हैं ये पूरे प्रदेश के अमन चैन तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, कोविड जैसी बीमारियों के नाश के लिए दुआएं कर रहे हैं। और जो रोज़ेदार हैं बाकायदा अल्लाह की बारगाह में सजदे करके, हाथ उठा करके, रो करके, गिड़गिड़ा करके दुआएं मांग रहे हैं। एक गंगा जमनी तहजीब की मिसाल इस नमाज को माना जाता है। जिस बाज़ार के अंदर नमाज अदा की जाती है, यहाँ सारे व्यापारी हिंदू होते हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम लोगों के जो धर्म के क्रियाक्रम होते हैं उनका सम्मान किया जाता है। यहाँ पर जो कुछ परिवार वाले मौजूद हैं ये हमेशा यहाँ पर कई सालों से बाकायदा इस तरह की नमाज के चश्मदीद रहे हैं और देखते आए हैं, और इनके परिवार काफ़ी खुश होते हैं कि जिस तरह की घटनाएं होती हैं। आप लोग देख रहे हैं एक नमाज अदा की जा रही है,
किस तरह से देखते हैं, कितना समय हो गया और क्या किस तरह से ये गंगा जमनी तहजीब की मिसाल? बहुत बढ़िया है। हम बचपन से देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। हम कई बार यहाँ पे बरामदे पर भी होती थी। जी जी जी। आज कम है, आज गर्मी की वजह से कम नहीं, तो बिल्कुल सामने गिर जाए, बहुत बढ़िया लगता है। जी बिल्कुल। आपको कैसा लगा देख करके? जी बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे डिवोटीज एक साथ हैं और अपने धर्म के लिए उनकी इतनी आस्था है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और हम लोग देख रहे हैं तो हमें बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा है कि इतने लोग हैं जो एक साथ बैठ के अपने। बहुत मुश्किल होता होगा रोजा रखना। बहुत मुश्किल, रियली में बहुत टफ रोजा रखते हैं ये लोग, अपने मतलब धर्म को लेके बहुत कट्टर है। ये बहुत इंस्पायर करती है ये बात हम लोगों को भी। जी बिल्कुल। देखिए कि कितनी तेज गर्मी के बावजूद ये लोग हैं, और सबसे अच्छी बात इस बाजार के अंदर जो लोग हैं वो बाकायदा आप लोग यहाँ पर चादरें बिछा करके इनकी नमाज का इंतजाम भी करते हैं और काफी तैयारियां करते हैं। हाँ करते हैं, वुजू के लिए भी जल का इंतजाम करते हैं हम लोग, और जो भी सुविधा इनको चाहिए हम सब इनको सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जी बिल्कुल। ये हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान है जिसे आप देखेंगे कि एक तरफ तेज गर्मी के अंदर, तलखी के अंदर जो रोजेदार हैं अल्लाह की बारगाह में 14 घंटे भूखे प्यासे रहते हैं, ना पानी का एक कतरा इनके अंदर शरीर में जाता है, ना कुछ खाते हैं जब तक रोज़ा इफ्तार नहीं हो जाता। इन हालात के अंदर आप देखिए कि तेज़ गर्मी में बाकायदा छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग, नौजवान सब लोग मौजूद हैं। दुआ यहाँ पर कराई जा रही है, और सबसे अच्छी बात है कि कोविड के 2 साल के बाद में खुशहाल ज़िंदगी का यह नज़ारा देखने को मिला है जो कि आपस में काफ़ी खुश करने वाला है। अब कुछ दिन बाद ईद मनाई जाएगी बाकायदा। अभी अगर देखिए 27वां रमज़ान है, 29वें रमज़ान को यहाँ पर ईद का चांद देखा जाएगा, और चांद देखने के बाद में ईद की खुशियाँ चारों तरफ देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। भीषण गर्मी में बिजली कटौती के विरोध में जैसलमेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जीएसएस कार्यालय पर धरना दिया और विद्युत निगम के साथ साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यह धरना प्रदर्शन बीजेपी के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश सारदा के नेतृत्व में किया गया। यहां आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से ग्रामीण इलाकों में दिन और रात दोनों समय बिजली की कटौती हो रही है। इसके चलते लोग परेशान हैं। शादियों का सीजन, गर्मी री मौसम, और ये मौसम रे में बिजली री कटौती करना, आज भारतीय जनता पार्टी रोड़ा माथे उतरी है, ऑफिसों में घेर रही है। ये कारण के गांव गांव रे में यहाँ आवाज, हर घर आवाज आई है कि अभी पूरे गांव रे में परेशान है। त्रै मचोड़ी है, चाहे कोई हॉस्पिटल है, चाहे कोई गांव है, चाहे कोई शहर है, बिजली री कटौती ये गर्मी रे में करना न्याय संगत नहीं है। बहुत ज्यादा कटौती है। जैसलमेर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में भी कटौती है, शहर में भी है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर आज कांग्रेस सरकार को याद दिला रही है। आपने वादा खिलाफी किया, आपने वादा किया था युवाओं को रोजगार, बिजली बिल नहीं बढ़ाएंगे और किसानों को रोजगार देंगे, कर्जा माफ करेंगे, वो सब याद दिला रहे। अगर जो आपने टाइम पे बिजली का पूरा भुगतान नहीं किया तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज पूरे राजस्थान में बिजली के जीएसएस पर सभी पार्टी के कार्यकर्ता धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सरकार को चेताने के लिए कि तुमने हमारे साथ में वादा किया था कि हम ना तो बिजली के रेट बढ़ाएंगे और 24 घंटे बिजली देंगे, ये अपने वादा को भूल गए हैं। इनको वादा याद दिलाने के लिए जनता इनको याद दिला रही है। आज जिनकी सोच है उस हिसाब से देखा जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर बिजली के हाय लगी हुई है। रबी के फसल में लोग परेशान हुए, किसान परेशान हुए, आज आम जन परेशान है सिर्फ बिजली के कारण। बिजली के कारण पेयजल योजना लटखड़ाई हुई है, बिजली के कारण विद्यार्थी परेशान है। और अब बात करौली की। प्रदेश में चल रही बिजली कटौती के विरोध में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिले के जीएसएस ग्रिड स्टेशनों पर धरना प्रदर्शन किया। भाजपा जिला महामंत्री धीरेन्द्र बैंसला के नेतृत्व में यह धरना दिया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली व्यवस्थाओं को सुधारने, बिजली कटौती बंद करने और बार बार ट्रिपिंग की समस्या का समाधान करने की मांग की है। बिजली कटौती कहाँ मिले, बिजली पानी दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार तो कल मिलेगी। वर्तमान सरकार के विरोध में अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी के आह्वान पर संपूर्ण राजस्थान पर 132 जीएसएस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 9 से 11 प्रदर्शन और धरना देंगे। धरना चल रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। समस्त
राजस्थान में 132 जीएसएस जितने भी हैं उन सब पर पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं अघोषित विद्युत कटौती को लेकर। वर्तमान में जो परिस्थिति इस भयंकर गर्मी में आपने विद्युत अघोषित कटौती कर रखी है, विद्यार्थियों की एग्जाम चल रही है वो परेशान है, किसान इस बिजली कटौती को लेकर परेशान है, आम आवाम इस राजस्थान की सरकार से परेशान है। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन धरना 9 से 11 चल रहा है संपूर्ण राजस्थान। अपने 2 दिवसीय हाड़ौती दौरे के तहत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार की शाम बूंदी पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बूंदी जिले के विकास के लिए केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शेखावत ने ईआरसीपी पर एक बार फिर राज्य सरकार को निशाने पर लिया और सियासत छोड़कर 13 जिलों के लिए 75% जल उपलब्ध कराने की योजना बनाने की नसीहत दी। राजगढ़ में मंदिर गिराए जाने के मामले को लेकर भी उन्होंने सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण में जुटी हुई है। राजस्थान के 13 जिलों में के व्यापक हित में राजस्थान सरकार को निर्णय लेना चाहिए। मैंने आज भी आग्रह किया है, मैंने मंत्री जी से भी कहा है और अधिकारियों से भी कहा है कि ये बयानबाजी से लाभ नहीं होने वाला है। वहाँ आए, आकर के बैठे, हम टेबल पर उसको चर्चा करें और जो राजस्थान की जनता के हित में उस पर एक कदम आगे बढ़े। एक दिन भी व्यर्थ करना जनता के जो है हितों पर कुठाराघात करने जैसा। 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। इसी के तहत टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए देवली में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने की। वहीं 12 जाने के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी देवली में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। खासकर ईआरसीपी के मुद्दे पर उन्होंने राज्य सरकार पर चुन चुनकर हमले किए। भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने इस परियोजना को भारत सरकार में सबमिट किया। आदरणीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तभी परियोजना को जो है वो डिज़ाइन किया गया। डिज़ाइन के बाद में जब उस परियोजना का इवैल्यूएशन किया गया, मूल्यांकन किया गया, तो ये पाया कि इस योजना को राजस्थान की सरकार ने 50% डिपेंडेबिलिटी पर बनाया है, 50% निर्भरता पर बनाया है। जबकि देश में कोई भी 2 प्रदेशों के बीच में या 2 से ज़्यादा प्रदेशों के बीच में बहने वाली नदियों पर कोई भी प्रोजेक्ट 75% से कम डिपेंडेबिलिटी पर बनाना अनुमति नहीं है। आज़ादी के बाद से जब देश में इंटरस्टेट रिवर्स पर बांध बनाने के नियम बने थे तब से लेकर के आज तक एक भी इंटरस्टेट रिवर परियोजना को भारत सरकार ने 50% डिपेंडेबिलिटी पर अनुमति। जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आखिरी दिन उन्होंने जिला कलेक्टर सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जलदाय विभाग और बिजली विभाग के कर्मचारियों की क्लास लगाई। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को निर्देश देते हुए कहा कि जेईएन और एईएन जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते। यदि अब इस तरह की शिकायत दोबारा आए तो इनके खिलाफ 17 सीसी के नोटिस जारी करें। बैठक के दौरान लेबर जॉइंट कमिश्नर और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी मीटिंग से नाराज रहे। इसे लेकर प्रभारी मंत्री ने नाराजगी जाहिर की। जब आपको मालूम है हर साल नहरबंदी होती है, हमको इसमें भाई 50 ट्यूबवेल या ये चाहिएंगे तो पहले भी प्लान कर लें, क्या दिक्कत है। अब 3 दिन या 2 दिन से यहाँ है, वो आप जाकर के जब हल्ला बनता है तो जिस तरह से बात पहुंचती है तब आप फिर सक्रिय हो जाते हैं। ऐसी नौबत ही क्यों आए? जेईएन करते क्या है आप लोगों के? अभी फील्ड में जाते हैं। मेरे पास रिपोर्ट है, दिलारा गया हूं कल मैं, एक जेईएन आपका क्षेत्र में नहीं घूमता है, फोन नहीं उठाता है। डीएम साहब ने भी आपको निर्देश दिया अखबारों में और वो सब है, लेकिन फोन पिकअप नहीं करते। आप लोग कर लेते होंगे बड़े अधिकारी, लेकिन वो जानकारी नहीं करता है। आप जेईएन को सुनिश्चित करें और कहीं से भी अगर कोई भी जनप्रतिनिधि हमारा एमएलए या कोई भी शिकायत करता है डीएम साहब तो फोन नहीं उठा रहा तो उसके खिलाफ चार्जशीट दीजिए। विशेष रूप से पानी और बिजली ये 2 समस्याओं में ज्यादा फोकस कर रहा और कुछ सीएम साहब चिट्ठी ले रहे हैं। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल में अब व्यवस्थाओं का अंबार है। मरीजों के लिए ना तो यहां पीने का पानी है, ना ही गर्मी से बचने के लिए कूलर लगाए गए हैं। ऐसे में अस्पताल में मरीज और उनके साथ मौजूद परिजन परेशान होते हैं। आपको बता दें कि मरीजों के बेड पर बिछाने के लिए चादर भी यहां नहीं मिल रही है।
साथ ही अस्पताल में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अस्पताल में मौजूद पंखे भी खस्ता हाल है। संभाग का आरबीएम अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर बड़ी दूर दूर से जो मरीज हैं वो दिखाने पहुँचते हैं, लेकिन आज हम अस्पताल में रियलिटी चेक कर रहे हैं कि आखिर अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, क्या मरीजों को जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, मरीजों के साथ जो अटेंडर आते हैं उनको जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, क्या वो व्यवस्थाएं हैं। ये अस्पताल है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है मरीज आते हैं, दूर दूर से इलाज कराने के लिए यहाँ पर मरीज पहुँचते हैं, लेकिन व्यवस्थाएँ कुछ इस कदर हैं कि बेडों पर जो है सही ढंग से चद्दर भी नहीं है। अस्पताल में जो पंखे लगे हुए हैं वो कहीं कहीं पंखे चालू हैं और कहीं कहीं पंखे जो है बंद हैं। कुछ पंखों के तो पॉइंट ही जो है बंद हैं, हालांकि उनको जो है अस्पताल। और अब खबर दौसा से, जहां कई इलाकों में कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र पानी की एक एक बूंद को मोहताज हैं। ये बच्चे स्कूल आते वक्त बोतल में पानी भरकर लाते हैं, लेकिन जब बोतल का पानी खत्म हो जाता है तो फिर से वही दूरी तय कर पानी भरने के लिए वापस जाते हैं और फिर स्कूल आते हैं। इस मामले में स्कूल अध्यापकों का कहना है कि स्कूल में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी समस्या की वजह से छात्र अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते। आपको बता दें, स्कूलों के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए कई योजनाओं पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। ऐसे में पानी की समस्या से जर्जर ये स्कूल तमाम जो प्रशासनिक दावे हैं उन पर तमाचा है। यहाँ देश का भविष्य पानी की तलाश में भटकता नजर आता है। सर, पानी की बहुत बड़ी तगड़ी समस्या है। यहाँ पर बच्चे अपनी बोतल लेके आते हैं, जब बोतल में पानी खत्म हो जाता है तो ये जैसे लंच वो होता है समाप्त, तो उसके बाद ये घर से वापस दोबारा पानी भर के लेके आते हैं। सर, पानी की व्यवस्था स्कूल में है नहीं, काफ़ी साल हो गए। अभी गत वर्ष इसमें अपने अमृत जल परियोजना के तहत एक आरओ प्लांट लगाया, लेकिन उस पर भी ATM कार्ड की व्यवस्था है और उसमें बैटरी की व्यवस्था नहीं होने के कारण जब लाइट आती है तभी हम पानी ले पाते हैं, कार्ड का उपयोग कर पाते हैं, जो कि एक कार्ड हमें उसकी योजना के तहत मिला हुआ है, लेकिन पानी की उसमें 100 रुपये का कार्ड लिमिट है। पानी की यहाँ पर भयंकर समस्या है। जल स्तर नीचे जाने से हैंडपंप भी सूख गए और फ्लोराइड पानी है, RO भी नहीं है, इसलिए पानी पीने की तो बहुत भयंकर समस्या है। अच्छा, RO प्लांट कई जगह लगे हैं, तो आपने कभी जनप्रतिनिधियों से उनसे बात की है कि यहाँ भी लगा? हमने कई बार लिखा है कि काड़कों में फ्लोराइड पानी है, RO लगाया जाए, लेकिन नहीं लग पाया। नाम तो खुशी तो मैं हैंडपंप पर पानी भरवा रहा, तो स्कूल में पानी कौन कौन सीबा कत्ते पानी कौन वो मुंडा से बोल कौन? तो रोज आओ तो पानी भरवा जाए हैंडपंप पे। अम्मा कर दी। अच्छा, तो हैंडपंप दबा कौन? तो गुरुजी ले रहा हो तो गज्जू ले रहा था। गुजरात से शुरू की गई कांग्रेस की आजादी की गौरव यात्रा 9 मई को जयपुर जिले में प्रवेश करेगी। जिले में इस यात्रा का जगह जगह स्वागत होना है। भव्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। धर्मेंद्र राठौड़ और पवन गोदारा को इस यात्रा के लिए प्रभारी बनाया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में इस यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक अहम बैठक हुई। यात्रा के तहत 21 मई को कोटपुतली में बड़ी सभा का आयोजन होगा। इससे राहुल गांधी संबोधित कर सकते हैं। सीएम गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ डोटासरा समेत पार्टी के अन्य बड़े नेता भी इसे संबोधित करेंगे। वहीं इससे पहले 9 मई को दूदू में सभा होगी, इसे सीएम गहलोत संबोधित करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।